जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शायर ने कहा कि जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से। जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। ये हवाला कराची से जुड़ता है। कराची में कराची को अपना कहने वाले सब हैं। कराची किसका है, इस बात पर बहस छिड़ जाती है। इसलिए जब यह सियासी बहस कहीं किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचती तो उसका नतीजा यह निकलता है कि इंतजामी मामलात में जो अफसरान हैं वो बेलगाम हो जाते हैं और कराची में जो तरक्की होनी है, तामीर व तरक्की का जो सफ़र शुरू होना है वो ताहाल शुरू नहीं हो सका। कराची को दुबई होना चाहिए था, कराची दुबई नहीं है। लियारी को पेरिस होना चाहिए था, लियारी पेरिस नहीं है। लेकिन क्या यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा? ये इसी तरह मामलात चलते रहेंगे? क्या कराची पे कभी निखार नहीं आएगा, कभी बहार नहीं आएगी? कराची को बनते बिगड़ते बनते बिगड़ते बनते बिगड़ते जिन लोगों ने देखा है वो यकीनन कराची के हवाले से ज़्यादा बेहतर राय दे सकते हैं। तो आज मैंने अपने स्टूडियो में ऐसे ही कुछ सीनियर लोगों को जहमत दी है, जिनमें एक बड़ा नाम जो है सहाफ़त की दुनिया का है। आपने कई अदवार देखे सियासी और कराची के मामलात पर, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, बहुत ही अहम सहाफ़ती हवाले रखते हैं और ऐसा हवाला के जिस पे अगर मैं ये जुमला कहूँ कि एक वक्त में बड़े बड़े सियासतदान नाम लेकर पुकारा करते थे, तो वो नाम आज हमारे साथ मौजूद है, वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। मैं तारुफ कराता हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोहतरम साबिर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साबिर भाई आप? जी अल्लाह पाक का बहुत शुक्र करम। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे और एक ऐसे ही नौजवान जिसने अपनी सहाफ़त में हमेशा जो है वो कलम से छक्के ही छुड़ाए हैं, किसी से रियायत नहीं करता, कहीं किसी भी गलती की निशानदही फौरन करता है, इसलिए बहुत सारी जगहों में खुटकता भी है, आंख में भी खुटकता है, लोगों की दिलों में भी खुटकता है, लेकिन सच कहने से बास नहीं आता। हमारा दोस्त सीनियर सहाफ़ी अली अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली भाई? बस ठीक ठाक। और फिर वही सच लिखने की आदत छोड़ी तो नहीं है? नहीं, अभी तक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे सीनियर सरकारी अफसर जिन्होंने कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ महकमों में बहुत अहम ओहदों पर जिम्मेदारियां निभाई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मजीदुल्लाह फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कहा कि चूंकि माहौल कुछ ज़्यादा ख़तरनाक ना हो जाए, हमारे आप मॉर्निंग शो का मौजू यकीनन हल्के फुल्के अंदाज में मसाइल की निशानदही होता है और ये सारे लोग जो हैं वो कराची के हवाले से यकीनन ऐसी गुफ्तगू करना चाहेंगे जो कराची मतलब जो मसाइल के हल की तरफ जाएगी, तो शायद किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे। इसलिए मैंने एक फ्लेवर के लिए अपने एक नौजवान दोस्त को भी मदऊ किया। चूंकि ये दुबई बेस्ड नौजवान है तो शायद दुबई के और कराची के कंपैरिजन में कहीं हमें मदद दे। एक्टर है, मॉडल है, मुख्तलिफ डायमेंशंस में काम करता है। सैयद फहद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हाउ आर यू? वेरी वेल जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। तो आज हम बैठे हुए कराची पे बात करने ख़ास तौर पे जी। और कराची को दुबई होना चाहिए था, नहीं हुआ। आप दुबई से आए हैं, आपकी तरफ भी आएंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे साबिर भाई आपसे। कराची को बनते बिगड़ते बनते बिगड़ते फिर बनते फिर बिगड़ते अब फिर बनते देख रहे हैं। क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं? कहाँ से कराची के मामलात का कोई सिरा है, जिसको कोई डोर है जिसको सुलझाया जा सके वो पकड़ के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची को बनते तो बहुत कम देखा, अब तक बिगड़ते ही देखा। थोड़े थोड़े पैचेस में बना भी है। हाँ मतलब, लेकिन यह है कि बिगड़ते हुए बहुत देखा और इतना ज़्यादा बिगड़ते हुए जो अब देख रहे हैं सूरत हाल, शायद ऐसी सूरत हाल कभी भी नहीं देखी थी। अच्छा। जो मौजूदा इस वक्त सिचुएशन है कराची की, और ऐसे वक्त में यानी जब कराची को कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं,
वो आपने भी कहा और सब ये कहते हैं कि कराची को यानी कराची तो सबका है, कराची तो सबका है, लेकिन कराची को कोई अपना नहीं कहता, कराची का कोई नहीं है। अब आजकल बड़ा एक मकबूल मकसद एक फिर से शुरू हुआ कि जी कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। एक बहुत अहम हमारे दायरे के रहनुमा हैं और बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं, अब भी एक अहम ओहदों पर हैं। जी जी, वफाकी वजीर का बयान है ये। जी 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 जी, डिमांड है उनकी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि वफाक की अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड है तो इसलिए मैं आपको जी जी, ये जिक्र आया कि भाई वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता 78 सालों में, जो पाकिस्तान की एक तारीख है, क्या कभी वफाकी हुकूमत की तरजीह कराची रही है? कौन सी ऐसी वफाकी? हाँ, एक दौर ऐसा थोड़ा सा पैच है जिसमें एक दौर मुशर्रफ साहब, परवेज मुशर्रफ साहब, चूंकि उनका ताल्लुक कराची से था, तो वो दौर पूरा ऐसा था कि लगता था कि कराची को ओन किया जा रहा है और वफाक ने तरजीह दी थी पहली मर्तबा कराची को। 78 साल में 5 साल समझ रहे हैं। जी हाँ, और देखें ना उस वक्त ये नहीं कि सिर्फ एमक्यूएम, भाई सबसे पहले तो नेमतुल्लाह खान जी, साहब, जमात इस्लामी, उनका जमात इस्लामी से और ताल्लुक था, बहुत काम किया उन्होंने। और उनको यानी किस तरह उनकी सपोर्ट, पहली मर्तबा कराची में जो वफाकी इदारे हैं, मसलन अगर केपीटी है, रेलवे है, पीआईए है और बहुत सारे फेडरल गवर्नमेंट, चूंकि पहले ये होता था कभी भी 78 सालों में किसी भी वफाकी इदारे का कराची के अंदर किसी किस्म का कोई रोल नहीं था। कराची से पैसे तो सब कमाते हैं, यानी ये शहर जो है ये ऐसा मजलूम और बेबस और बेकस शहर है कि इससे सब कमाना तो चाहते हैं लेकिन इसको कोई कुछ देना नहीं चाहता। तो वो पहला एक थोड़ा सा पीरियड था परवेज मुशर्रफ साहब का कि उस दौर में कम से कम ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट, यानी नेमतुल्लाह खान जब नाजिम बने कराची के नाजिम आला, तो नेमतुल्लाह, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई और नेमतुल्लाह खान साहब ने दायरे के वो मुकदमा जो है वो सदर मुमलिकत के सामने पेश किया, जो उस वक्त के सदर आर्मी चीफ भी थे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से, यानी एक तो ये होता है कि जी आप सिर्फ ज़बानी ऐलानात कर दें, जैसे बहुत सारे लोगों ने बड़े जी 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 जी, बड़े बड़े पैकेज पता अनाउंस नहीं हुए, कितने जो आज तक नहीं मिले, आज तक एक नहीं मिले, रुपया नहीं मिला। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब ने बगैर ऐलान किए, संजीदगी से और दरिया दिली के साथ, और यानी पहली मर्तबा वफाकी इदारों को इस बात का पाबंद किया कि वो कराची को, जो कराची उजड़ा है बारिश से जिस तरह तबाही हुई है, और जाहिर है कि बिल्कुल वो कराची बिल्कुल तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया, तो उसकी तामीर की एक जरूरत थी। तो पहली मर्तबा, पहली और आखिरी मुझे तो लगती है, इसके बाद भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती, अल्लाह खैर करेगा। तो वो ये था कि वफाकी इदारों ने फंड दिए और वफाकी इदारों के फंड से जो है वो कराची में की एक बार फिर तामीर और तरक्की का बेड़ा उठाया गया, और बड़े अच्छे अंदाज में नेमतुल्लाह खान साहब थे, उनको एक बहुत बड़ा पैकेज मिला। और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के नाज़िम आला आए और उन्होंने भी ज़ाहिर है कि रात दिन बड़ा काम किया, लेकिन काम कोई भी शख्स अकेला जो है वो अकेला कोई बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, चाहे वो देखें जमात इस्लामी की भी एक पूरी उनकी एक अपनी फोर्स, एक पूरा उनका एक और सबसे मजबूत स्ट्रक्चर उनका है, अगर हम मुबालगाराई ना करें, तंजीमी स्ट्रक्चर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद बल्कि फिर वो पहले नंबर पे आ गई एमक्यूएम, कि उसका जो स्ट्रक्चर था तंजीमी, और जो शहर में जो ग्रिप थी, जो ग्रिप थी, और था का मतलब मुझे आता है जी, तो वो जो ग्रिप थी वो मेरा ख्याल है कि आज तक लोग उसे याद करते हैं कि वो अगर हफ्ता सफाई हो तो पूरा शहर निकल आता था, लीडरशिप खुद मैदान में होती थी, ये नहीं होता था कि जी सिर्फ ऐलान हो गया। उस वक्त तो जाहिर है यहाँ मौजूद थे वो जो बानी की बात कर रहे हैं आप। तो लेकिन एक ऐसा मतलब दौर था जो बड़ा सुनहरी रोशन, अगर आप ये देखें कि उस वक्त जो जिला बस्ती वो कराची का नहीं पाकिस्तान का मॉडल जिला बन गया था, जिंदाबाद, और उसकी जो तजीन और आराइश और उसकी जो यानी पूरे, आज अगर आप पूरे शहर में देखें तो सिवाय जो है वो खंडरात के, यानी कोई सड़क सलामत नहीं है आज। अब हैरत है कि आज जबकि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, हुकूमत जो है वो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और अब कोई इख्तियारात का, कोई वसाइल का और कोई फंड्स का कोई मसला नहीं है, और बड़ा कराची का बेटा है, और उनकी जो वालदा फौजिया वहाब साहिबा वो बड़ी एक डैशिंग पर्सनैलिटी थी और बड़ी कराची आई थी। उनके वालिद साहब माशाल्लाह वहाब साहब, मुझे जाहिर है कि मुर्तजा वहाब भी
और कराची के और सहाफत में उनका बड़ा जी, जी, बड़ा वहाब साहब का किरदार, बड़ा नाम था। खास तौर पे फौजिया वहाब, तो जाहिर है कि उनको एक मौका मिला और उन्होंने यानी जो कराची के हवाले हमेशा से- आवाज बुलंद की। जी हाँ, लेकिन आज अच्छा शुरू में तो ये बड़ा लगता था कि भाई बड़ा एक अच्छा इंतखाब एनर्जेटिक है। नौजवान आया है और हाँ। बहुत कुछ तब्दील कर लेकिन देगा। मसला ये है कि मैंने आप वही कहा ना कि तनहा कोई कुछ भी नहीं है, हाँ, चाहे वो आप कोई भी हो। अगर मैं इस बात को जोड़ दूं कि पीछे जो स्ट्रक्चर है, जी हाँ, जी जो हाँ। नेमतुल्लाह खान को मिला, जो जी, मुस्तफा जी, कमाल को मिला, वो जी, बैरिस्टर जी। मुर्तजा वहाब को नहीं मिला। बैरिस्टर मुर्तबा वहाब को वो सिस्टम मिला जो करप्ट सिस्टम, ओए होए होए और वो एक नौजवान जो था जिसमें जाहिर बड़ी उमंग थी, सब कुछ था, कराची का बेटा वो है, और फौजिया वहाब जैसी डैशिंग पर्सनैलिटी का वो जाहिर के साहबजादा, लेकिन वो जो एक करप्ट सिस्टम था वो उसमें कुछ भी नहीं कर पाया, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो उसका हिस्सा है। तो बात सारी सिस्टम की है कि जब तक आपके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स ना हो, बुनियादी बात है ड्राइविंग फोर्स की, तना कोई कुछ नहीं है। नेमतुल्लाह खान भी अगर नाज़िम आला थे तो जाहिर है उनके पीछे एक पूरी जमात थी। मुस्तफा कमाल भी पूरी अपनी जमात बात थी। में कुछ भी नहीं थे, अगर पूरी वो जमात कुछ थी थे साथ। तो आज कुछ करके बता दें। पूरी आज तो पूरी वो जमात। कराची के नाज़िम नहीं। अच्छा, मैं भी बड़ा इस नौजवान से इंस्पायर हुआ जिस वक्त ये आया, और जो भी इसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जेस्चर से थे, तो वो मुझे आज का जोरान ममदानी याद आता है कि जी वो भी आज वो खुद सड़कों से बर्फ साफ कर रहे हैं, खुद जौहर यही ममदानी हवाले है, जो है वो सड़कों पर यही है। हवाले है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटो सेशन के लिए आए, फोटो खिंचवाए और चला जाए। ऐसा ही है। अली भाई, जो बात साबिर भाई ने बहुत अहम की है कि मतलब बिगड़ते ही देखा है, अब मुसलसल बिगड़ रहा है। ये जो सियासतदानों को तो हम ब्लेम करते हैं, सियासी जमातों को भी ब्लेम करते हैं, ये जो सरकारी अफसरान होते हैं इनका कितना किरदार होता है? देखें मंसूर भाई, अभी जैसे साबिर भाई ने भी 2002 की बात की, नेमतुल्लाह खान साहब कि उस दौर में शहर कराची में कुछ बेहतरी आई, लेकिन देखें उस दौर में जो बेहतरी आई ये वफाक के हवाले कर दें या सूबाई के, ये तो एक बात है। जब तक आप इस शहर से एक सिस्टम ख़त्म नहीं करेंगे, ये जो सिस्टम आपके शहर में आया है, 60-40 का रेशियो है तरक्याती कामों में, फिर आप अफसरान की पोस्टिंग के पैसे लेते हैं, फिर उनसे मंथली की सेटिंग करते हैं, ये नेमतुल्लाह खान के दौर में नहीं था। जब ये नहीं था तो वो काम भी हुआ, और मेरा ख्याल है मुस्तफा कमाल के दौर में भी नहीं था। के दौर में भी नहीं था, तो उस दौर में काम भी हुआ। अगर अभी आप फंड दे भी देंगे तो वो तो सिस्टम में तकसीम हो जाएगा। हो रहा है। और वही जो अली भाई बात कर रहे हैं कि पीछे परसेप्शन ये है, जो सारा करप्ट मामला है, पीछे फिर बाइंडिंग फोर्स नहीं है, कोई तंजीमी स्ट्रक्चर नहीं है जो उसको सपोर्ट करे मुर्तजा वहाब को, बल्कि उसकी जो तंजीमी सेटअप है वो तो खुद सिस्टम चलाने में वो है। सही है ना। देखें ना, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वरना पोस्टिंगें कहाँ से होती हैं, रातों को कहाँ महफिलें लगती हैं। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना अली भाई कि ये सब अल्फ लैलवी दास्तान का हवाला हो, अफसरान खुद ही काम नहीं करना चाहते हैं, और जो एक हम सोशल मीडिया पे अमूमन पढ़ते हैं कि जी जो सरकारी अफसर है वो काम ना करने की तो तनख्वाह लेता है और काम करने की रिश्वत लेता है। ये भी तो एक हवाला है ना। मतलब जो हडहरामी है, आप नहीं समझते कि वो निचली सतह पे सरकारी इदारों में आ चुकी है? मंसूर भाई, ये हालात हैं इस वक्त आपके सूबा सिंध के, जो ओजीटी टाउनों को या केएमसी शहरी हुकूमत को मिलती है, वो पैसे लेने भी जब केएमसी और टाउन के फाइनेंस वाले जाते हैं तो उस पर भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है। सिंध हुकूमत उसके बगैर वो लिस्ट जारी नहीं करता। आपके एडीपी के पैसे के 20% वो पहले लेते हैं तो जब जारी करते हैं। एक मिनट, मेरे पास सरकार का एक रिटायर्ड हुआ बंदा, लेकिन बंदा तो रिटायर्ड सरकार का। मजीद भाई, ये जो परसेप्शन बना हुआ है कि कुछ लेना देना ही पड़ता है, उसके बाद ही सारे मामलात आगे चलते हैं, और वो बतदरीज देते देते इतना सही रह जाता है जिसकी वजह से साबिर भाई जैसे जैयद सहाफ़ी जो हैं वो ये मजबूर हो जाते हैं ये कहने पे कि कराची की कोई सड़क सलामत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो मैं साबिर भाई की तमाम बातों से मुत्तफ़िक़ हूँ कि कराची को सब आते हैं यहाँ पे, सब लोग यहाँ कमाते हैं, मगर कराची को कोई ओन नहीं करता। सबसे बड़ी वजह यही है। और दूसरी बात है करप्शन तो ऐसा है कि उसमें तो पूरे हमें सिस्टम को गला साड़ा रही है। अगर ये सिस्टम जो है, अगर ये किसी तरह ख़त्म तो नहीं हो सकता, मगर इसको कम से कम अगर कर दिया जाए तो भी मेरे ख्याल में कराची की
बेहतरी के लिए बड़ा काम किया जा सकता है। डिजिटलाइज होने से कुछ चीजों में फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है? डिजिटलाइज पूरा हुआ ही नहीं है ना अभी तो। हाँ, मतलब लेकिन जो जहां जहां डिजिटलाइजेशन हो रही है तो उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ रिश्वत का रेशो कम होता है, कुछ मामला कम होते हैं किसी हद तक। अब जैसे ये ट्रैफिक का जो निज़ाम बेहतर करने की एक कोशिश की जा रही है, आपने वैसे चलें ये तो हमारे हम मौजू से हट जाएंगे कि किन किन लोगों के साथ काम किया आपने, किन किन के अदवार देखे, कैसा आपने देखा उनको काम करते हुए, नेमतुल्लाह खान साहब को या मुस्तफ़ा कमाल को या बैरिस्टर साहब को या उनसे पहले अफगानी साहब को, आपकी किस किस के साथ रहा आपका केएमसी में? मैं जो है जब ZMC जिस ज़माने में जी जी ZMC का हवाला, उस ज़माने में बिलाल मंजर साहब जो है उनके साथ, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, उनका अभी हाल ही में इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उसके बाद हम KMC चले गए। KMC में फिर कैप्टन फ़हीमुज़्ज़मा साहब थे। अच्छा, फ़हीमुज़्ज़मा साहब के दौर में आप थे, वेरी गुड। बिल्कुल हाँ, और उनको भी बड़े काम करते देखा। फिर मैडम फौजिया वहाब उस ज़माने में चेयरपर्सन थी हमारी इंफॉर्मेशन की। वो टीम जो है ना इतनी बेहतरीन टीम थी कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए 94 से 95 96 तक। फ़हीमुज़्ज़मान से पहले अफगानी साहब थे या फारूक? अच्छा, अफगानी साहब बहुत पहले थे, फ़हीमुज़्ज़मान से पहले फारूक सत्तार थे। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटरशिप की तो उससे पहले फारूक सत्तार साहब थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, उनसे पहले फारूक सत्तार का दौर है। जी, पहले अफगानी साहब रहे दो दफा, 2 टर्म, फिर इसके बाद फारूक सत्तार साहब रहे, ठीक, फिर 92 का ऑपरेशन आ गया, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। जी हाँ, फिर हाँ, ओके जी। तो वो ज़माने में जो है हमने जिनके साथ काम किया है वो स्पिरिट, आप जो कहते हैं ना, जैसे स्पिरिट उनके अंदर थी काम करने की, फिर फोर्स थी। फिर उस ज़माने में बेनज़ीर साहब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थी तो वो उनका पूरा सपोर्ट कैप्टन फ़हीमुज़्ज़मा को साथ है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और जब तक वो हम वहाँ रहे KMC में, हमने बहुत बड़े बड़े वहाँ काम उनके साथ किए भी और देखे भी। अच्छा, आप एक सरकारी अफसर से बात कर रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। मैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से एक पॉइंट यहाँ अता कर दें कि सारी दुनिया में ये होता है कि किसी भी यानी चीज़ को सुधारने के लिए अच्छे अफसर जो होते हैं वो तलाश किए जाते हैं, अच्छे, ईमानदार, डेडिकेटेड। हमारे यहाँ भी अच्छे अफसर तलाश किए जाते हैं। हमारे यहाँ जो है ना वो सिर्फ करप्ट अफसर तलाश किए जाते हैं कि करप्शन कौन, मतलब कितने ज्यादा पैसे दे सकता है, कौन कितना ज्यादा कमा, यानी तलाश की जाती है। ढूंढ के ऐसे हीरे निकाले जाते हैं, ऐसे हीरे तलाश किए जाते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा उनको कमा के दें। तो यही, अच्छा, जो बेचारे थोड़े से बहुत बेहतर होते हैं, काम करना चाहते हैं, वो घर बैठे होते हैं, उनको बना दिया जाता है, पोस्टिंग नहीं देते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ वो हीरे तलाश किया जाते हैं जो बाकायदा उनको भी हीरे ला के दे सके। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा और ये कर ले मंसूर भाई जी, बल्कि हमने तो ये देखा है जो करप्शन में जो जेल चला जाता है, 1-2 साल जेल में रहता है, उसको उससे अच्छी जो वो वापस आता है उससे बड़ी और अच्छी पोस्ट पे उसको तैनात किया जाता है। अच्छा, फिर नैब बनाया इदारा करप्शन के खिलाफ, लेकिन नैब में जितनी करप्शन है वो कहीं, इसी तरह एंटी करप्शन में जितनी करप्शन है कहीं नहीं है। इदारों में आप कह रहे हैं कि बाकायदा सराहियत। भाईजान, आप तो आए हैं दुबई से, अब अगर ये कराची में कितना टाइम हो गया घूमते फिरते, और जो आपको कराची को देखते हैं और जब आप दुबई से मवाजना करते हैं तो दिल से क्या निकलता? देखिए, सबसे पहले तो अफसोस होता है कि कराची जैसा शहर जो बिजनेस हब है हमारा, जहाँ पे सारा बिजनेस जनरेट होता है, जहाँ पर लोग आते हैं काम करने के लिए, चाहे नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए, और इवन बाहर से जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं वो कराची में आती है, जैसे चाइना को देखें और मुल्कों को देखें। तो अफसोस होता है कि कराची की डेवलपमेंट पे कम काम हो रहा है। लोग कंपेयर करते हैं, जब विद इन द पाकिस्तान ओनली अगर आप कंपेयर करें उसको दूसरे शहरों से, तो दूसरे शहर बनस्बत बहुत बेहतर है तरक्याती कामों में। तो अफसोस है कि कराची में इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही और चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। और मैं आज सुबह एक पोस्ट देख रहा था जहाँ पे एयरपोर्ट पे लिखा हुआ है कि यहाँ फूल फेंकना मना, और नीचे ही सारे फूल पड़े हुए थे, फूल की पत्तियाँ। तो यहाँ तो हमारा हाल है कि जहाँ पर मना किया जाए कि चीज़ें नहीं करनी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वो चीज़ कर रहे होते हैं जानबूझ के कि कोई हमारा कानून नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ अमल दरामद कराने वाले वही है ना जो अभी साबिर भाई ने जिनकी निशानदेही की, और हंस तो रहा था लेकिन आंख में यकीनन आंसू भी हैं, क्योंकि हम कराची का दर्द रखते हैं। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ
साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। साबिर भाई, बहुत सारी जगहों पर जैसे निशानदेही हो रही है, यकीनन आपका भी खलीजी ममालिक का भी आपने विजिट किया होगा, आगे पीछे और भी ममालिक आपने घूमे हैं, तो ये जो मतलब एक तासुर ये दिया जाता है कि जी बड़ी ताकतें नहीं चाहती, फला नहीं चाहता, ये ऐसा क्या अमेरिका नहीं चाहता, ट्रंप साहब नहीं चाहते, कौन नहीं चाहता कि आप सड़क नहीं बनाएं, आप अपने ठंडी मशीन वाले कमरे में बैठे रहें? जो सरकारी अफसरान के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी, उसमें कहां आप महसूस करते हैं कि ये मुजरिमाना गफलत दानिस्ता करते हैं या गैर दानिस्ता करते हैं? नहीं, इसमें ये बात तो आप मतलब सही है कि जो असल जैसे कहना चाहिए कि जैसे एक जो पहले कभी एक 5 साला मंसूबा बना करता था, जी जी, तो वो दायरे कहाँ बनता था? इस्लामाबाद में बनता था, या मेन तो हमारा जो दारुल हुकूमत वो इस्लामाबाद है। तो उस मंसूबे में भी कराची कभी तरजीह नहीं रहा, कभी भी तरजीह नहीं रहा। और आप उसकी वजह आप देख लें कि देखें बाकी पूरे मुल्क में काम हो रहा है। आप देखिए ना कि पंजाब में अभी 1.5-2 साल से जो हुकूमत आई, और मरियम नवाज़ साहिबा जो है, हालांकि इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, लेकिन मरियम नवाज़ ने जो इस वक्त वहाँ काम कर रही हैं, तो और जो थोड़े अरसे में जो उन्होंने काम किया, तो उन्हें कम से कम इस्लामाबाद में ये ब्रीफिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है कि वो सफारतकारों को बुलाएं और इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कि जी हमने ये कारकर्दगी की है। भाई, जहां आपने कारकर्दगी की है, जो सूबे में की है, जिस शहर में की है, पहले उनसे तो पूछ लें कि आपकी कारकर्दगी क्या है। सही, आप इस्लामाबाद में बैठ के ब्रीफिंग दे रहे हैं और सफारतकारों को बुला रहे हैं, लेकिन आपकी कारकर्दगी अगर सिर्फ यानी उसमें हो, वो जो डॉक्यूमेंट्रीज में हो, ग्राउंड पे तो नहीं है। ग्राउंड पे ज़रा एक सिर्फ कराची का, तो कराची वो शहर जो इंटरनेशनल सिटी है, और एक पूरी दुनिया में जो कराची की जो पहचान है वो तो किसी और शहर की भी नहीं, बिल्कुल नहीं, और सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला। लेकिन उस कराची का हाल क्या है? तो कम से कम उन सफारतकारों को, या कम से कम जो ये वहाँ ब्रीफिंग दे रहे हैं इस्लामाबाद में, वो खुद तो कम से कम कराची में निकलें। हालांकि वो पैदा कराची में हुए, बिल्कुल सही है, लेकिन कराची को उन्होंने बनाने के लिए अभी तक कोई एफर्ट्स क्या किए हैं? और वो देखे ना, अगर कोई कहता कि जी हमने बड़ा काम किया, तो कहाँ किया ये तो बता देना कि मतलब ग्राउंड तो मौजूद है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कराची में बिल्कुल काम नहीं हुआ। देखें, वो जो मेडिकल के शोबों की बात की जाती है, खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी गलत है। और अंदरूने सिंध बताते हैं कि जी बड़े आपने विजिट किया, मैंने तो विजिट नहीं किया, तो मैं इस बात आप जरा जिना हॉस्पिटल जिसका कहा जाता है कि जी बड़ा, आप जरा जिना हॉस्पिटल में जाएं कि वहां पे किस तरह लोग बाहर राहदारी में, पार्किंग में, अंदरूनी सिंध के लोग आए हुए, और वहां बेचारे बेयार और मददगार पड़े हुए। आप सिविल हॉस्पिटल किसका है? गवर्नमेंट का ही है ना जी। जिना तो उनको वफाक से मिला है। जी हाँ, आप अगर वहां चले जाएं तो वहां आपको सीढ़ियों पे, राहदारी में, और बाहर पार्किंग में, फर्श पे, और जो मरीज हैं उनके खानदान आपको चादरें बिछाए हुए वहीं पर ही वो सब कुछ कर रहे होंगे, और वो अंदरूनी सिंध से आए हुए, अंदरूनी पंजाब से आए हुए। अभी 2-3 दिन पहले मैं अखबार में खबर पढ़ रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो लीड करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उन्होंने किसी प्रोजेक्ट पर एक्शन लिया और उसके जितने भी कल्प्रिट थे उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की, और वो खबर ये थी कि उसमें से मौजूदे एक आध के खिलाफ कार्रवाई हुई महकमाना, वो भी रस्मी, और उसके बाद वो कुछ नहीं हुआ। यानी इसमें हम ये तो तस्लीम करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो विजन रखते हैं, लेकिन वही वो जो नीचे का अमला है जिसको आप कहते हैं कि वो सपोर्ट नहीं आती पार्टी से, क्योंकि पार्टी तो सब हिसाब किताब में लगी हुई है, नीचे वाले तो। आप बिलावल भुट्टो साहब के विजन की बात कर रहे हैं। 2 साल पहले आर्मी चीफ साहब कराची आए थे, बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की थी। जी हाँ, बिजनेस कम्युनिटी ने उनको बरमला जो शिकायत की थी, अच्छा, जो भत्ते के हवाले से, और जो यहाँ सूरत हाल थी, जो खुद आर्मी चीफ साहब के सामने उन्होंने सारी चीज़ें, तो उन्होंने बड़ा उस पर नाराज़गी, बड़े बरहम भी हुए, और उन्होंने बड़ा एक्शन लेने का भी कहा। तो उस पर नाराज़ तो बिलावल भुट्टो साहब हुए थे बिजनेस कम्युनिटी पे, कि जनाब आपको वहाँ जाके शिकायत करने की क्या जरूरत थी, आप हमसे करते तो करते तो भाई, पहले करते तो नहीं। बात ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ कोई शिकायत की गई या नहीं की गई? भाई उन्हीं की तो शिकायत की थी। अच्छा, उन्हीं, यानी आप ये कह रहे हैं कि
उन्हीं की शिकायत उन्हीं से ना की जाए। उनसे वो कैसे अच्छा, फिर ये 2 साल पुरानी बात थी। अभी दरमियान में आबाद के चेयरमैन ने, जो हसन बख्शी साहब हैं, उसके जो चीफ पैटर्न हैं मोहसिन शेखानी साहब, उन्होंने कुछ अर्से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी 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 और जी। उन्होंने बताया कि जनाब उनको भत्ते की पर्चियां कहां से आ रही हैं, माजी करीब की बात है, अभी की बात है। ये उन्होंने उस पर भी नाराजगी, वजीर आला साहब नाराज हो गए। साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की आपने, आप हमारे पास आ जाते। भाई आपके पास कैसे आते हैं, वो जो लोग कर रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं अपने आप को शो करते हैं। अच्छा, कनेक्टेड हैं। और एक बिल्डर का ये एक वीडियो बयान है, जो अभी भी वीडियो उसका क्लिप चल रहा है। उसने बेचारे ने मास्क लगाया हुआ है, वो ये कह रहा है कि मैंने मास्क इसलिए लगाया हुआ है कि जाहिर है मुझे भी अपनी जान। उसने पूरा डेटा बताया है कि जो कराची में जो रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, बाकी आप महकमे तो छोड़ दें, आप बाकी डिपार्टमेंट तो छोड़ दें, आप सिर्फ वो जो है रजिस्ट्रार ऑफिस हैं। और जाहिर है कि कराची में जायदाद की खरीद और फरोख्त का जो रेशो है जिस तरह होती है, तो अब चाहे खरीदने वाला हो या बेचने वाला हो, वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है, तो वहां उसको जितनी रिश्वत देनी पड़ती है वो, उसने ये कहा, बिल्डर का ये कहना है कि डेली, महीने का नहीं, डेली का रोजाना 1-2 अरब रुपए रिश्वत वो रजिस्ट्रार लेते हैं। अल्लाह। और जनाब ये शहर कराची शहर में एक रजिस्ट्रार ऐसा बता दें जिसका ताल्लुक कराची से हो, जो मकामी हो, नाम से ही पता चल जाएगा कि वो कौन है। अच्छा, इस वाली गुफ्तगू को अली भाई थोड़ा सा आप चूंकि इस रिपोर्टिंग में ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस पर कितना असर पड़ा है इस सारे मामलात का, और क्या आप समझते हो कि कराची में जो एक बूम आया था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो कहीं जमूद का शिकार हो गया, कहीं उसमें ठहराव आ गया? देखें मंसूर भाई, अभी आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले आबाद ही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसपे उसने अपने तमाम प्रोजेक्ट पे काम बंद करने का ऐलान कर दिया था। उसकी 3-4 वजूहत थी। एक तो आपके मुल्क में जो कीमतें हैं वो एक स्टैंड नहीं करती हैं, रोज़ाना रद्दोबदल कीमतों में हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी वजूहत ये थी कि ये भत्ताखोरी, थरेड। आपको पता है इस वक्त कराची शहर में जो आपकी बड़ी सोसाइटियाँ हैं, छोटी तो छोड़ ही दें, आपके रजिस्ट्रार ने वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए हैं, अपने प्राइवेट लोगों को तैनात किया है उन्होंने, जो लोगों ने अपनी सरमाया का वो अदालत का कोई फैसला आ गया था कि आप प्राइवेट नहीं कर सकते हैं, इस तरह की भी अदालत के बहुत सारे फैसले हैं। अदालत को पूछता कौन है? वायलेशन। भाई सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि जो है वो पोर्शन नहीं बनेंगे, बन रहे हैं। शहर की कौन सी ऐसी गली है, कौन सा ऐसा मोहल्ला है जहां वायलेशन ना हो रही हो, पोर्शन ना बन रहे? वो इंतहाई अदब के साथ वो जैसे वो डब्बे खड़े कर दिए जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, वो जो इंडस्ट्री प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करके उनसे हर जो लोगों के ने बैरून मुल्क लोगों ने या आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जगहें ली हुई थी, उनकी शिफ्टिंग डबल फाइलें करके उन्हें फरोख्त कर दिया है। वो इस पे वजीर दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला का बड़ा सख्त स्टेटमेंट है, और इस्लामाबाद के हवाले से मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि कोई काबिल माफी अमल नहीं है, डिप्टी कमिश्नर को फौरन एक्शन लेना चाहिए जैसे ही कोई दरखास्त ऐसी मौसूल होती है कि किसी ओवरसीज पाकिस्तानी का कोई केस आपके पास है। जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप वहां जाएंगे, वो कहेंगे ऊपर से हमें फेडरल मिनिस्ट्री की बात हो रही है, इस्लामाबाद की, यहाँ की बात नहीं हो रही सर। अभी जैसे साबिर भाई ने, फिर भी पंजाब में काम हो रहा है, इस्लामाबाद में काम हो रहा है। जो आपने अभी आपकी थोड़ी सी वजीर दाखिला का आपने कहा, जी, जी। वो वजीर दाखिला इस्लामाबाद के, जी जी, पंजाब में, सिंध में कोई मुदाखलत नहीं है। सिंध में किसी की मदाखलत सिंध नहीं। में किसी वजीर की, वफाकी वजीर, सिंध तो सिंध है ना। सर पूछते हैं ना कि कितना इन्वॉल्वमेंट होता था सियासत का, कितना दबाव आता था काम के दौरान आप लोगों पर, जब लाजमी बात है मेयर्स या जो भी टाउन चेयरमैन या डीएमसी के हेड होते थे वो आपके साथ डिस्कस तो करते होंगे अपने अमले के साथ, तो क्या महसूस करते थे कि वाकई सियासी दबाव आता है? बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छा, यानी पहली बात तो जो हमारे पास ठेकेदारी निज़ाम है, मैं इसके बड़ा खिलाफ हूँ, क्योंकि हमारे पास किस चीज़ की कमी है, यानी बल्दिया में मशीनरी नहीं है, हमारे पास अफसरान नहीं है, तो ये ठेकेदारी निज़ाम जब आता है इसके अंदर तो फिर रिश्वत ही रिश्वत है। फिर आगे हम सिंध गवर्नमेंट में अगर जाते हैं तो वहाँ भी आपको कई परसेंटेज देनी पड़ती है। तो ये सिस्टम ऐसा है कि जब तक ये आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे, मतलब कराची तो तरक्की कर ही नहीं सकता। और प्रेशर तो बेइंतहा आता है, हर जगह से आता है, खाली सिंध गवर्नमेंट से नहीं आता, और भी कई जगहों से आता है।
वो जो मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटर्स और मुख्तलिफ मेयर्स आए, उनमें कौन ज़्यादा केपेबल था जिसने प्रेशर को बर्दाश्त भी किया और काम भी किया, वहाँ से भी लोड लिया लेकिन वो भी संभाला और काम की तरफ भी मुतवज्जा रहा, क्योंकि आपने कई अदवार देखे। देखिए एडमिनिस्ट्रेटर्स में अगर हैं तो बेस्ट तो फ़हीमुज़्ज़मान साहब, फ़हीमुज़्ज़मान साहब उसके थे। बाद फिर नेमतुल्लाह साहब, ठीक है, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब। सही। ये इस दौर में जितना काम हुआ मेरे ख्याल में किसी और दौर में नहीं हुआ। उन्होंने प्रेशर आया भी तो बर्दाश्त किया, और जिस तरीके से तरक्याती काम उस ज़माने में हुए वो एक रिकॉर्ड है। यानी उन्होंने हर चीज़ का प्रेशर बर्दाश्त किया, ख़ुद अपने ऊपर लिया, ख़ुद आगे फील्ड में रहे। ये तमाम लोग खुद फील्ड में रहते थे। तो ये चीज़ है, अगर ये सिस्टम ही अगर ये मैंने कहा ना ख़त्म तो नहीं कर सकते, कम से कम भी कर दिया जाए तो काफ़ी बेहतरी आ जाएगी कराची में। अभी जो एक मैं ख़ास बहुत ही अहम मतलब बारहा मेरी नज़र से गुजरा है कि जैसे आप कारपेटिंग कर रहे हैं, किसी भी सड़क की आप कारपेटिंग कर रहे होते हो तो 3 से 4 जगह पे हम देखते हैं कि आपने वो जो भी मटेरियल है वो लगा दिया और कारपेटिंग कर दी, और 3 जगहें और ऐसी होती हैं कि जहां डाला जा सकता है वो छोड़ दी जाती हैं। इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे क्या लॉजिक होती है? इस पे देखिए सिस्टम ये होता है कि MNA MPS के भी फ़ंड होते हैं, फिर टाउन्स के अलग फ़ंड होते हैं। अगर कोई MNA MPA भी अगर काम करा रहा है तो फिर वो जो चीज़ें जो टाउन की होती हैं वो छोड़ दी जाती हैं। जहाँ से मुख्तलिफ इदारे मतलब काम ये कर रहे वही हैं। वाला मामला है कि अगर अगर ये यहाँ पे डेड बॉडी मिली है तो ये इसका थाना है, ये इसका थाना है, तो भाई इसी पे लड़ते रहो। अब एक फेडरल मिनिस्टर जैसा मैंने अगर कोई काम करा रहा है तो वो बड़ी सड़क पे करा रहा है, छोटी सड़क जो साथ ही में है वो टाउन की है, उन्होंने बोला यार कि टाउन की है, टाउन करेगा, तो ये छोड़ दी जाती है। MP अगर काम करा रहा है, जैसे बहुत सी सड़कें KMC की हैं, बहुत सी सड़कें टाउन्स की हैं, बहुत सी सड़कें जो है कंटोनमेंट बोर्ड की है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ जो इदारे हैं उसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है कि भाई ये इसकी जिम्मेदारी है, ये इसकी जिम्मेदारी है, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल के वो कोलिब्रेशन क्यों नहीं होती? बात यह है कि अगर आप तो टाउन्स वालों के साथ भी रहे ना, तो कोलिब्रेशन क्यों नहीं होती कि अगर भाई एक सड़क बन रही है उसमें 2 गड्ढे हमारे भी भर दो यार, हमसे पैसे ले लेना। अपना अपने उसमें मफाद है, पार्टी का हिसाब किताब है। जमात इस्लामी अलग काम कर रही है, पीपल्स पार्टी अलग काम कर रही है, फिर MNA MPA जो MQM के हैं वो अपने अलग उसमें काम कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन सुई सदरन गैस ने गैस की लाइनें डालने के लिए पूरा शहर खोद दिया। आप पीछे जस्ट ब्लॉक 2 में चले जाएं, हर गली हर सड़क पूरे सब। अच्छा, वो ये कहते हैं कि 11 अरब रुपए उन्होंने दिए, और ये खुद मेयर कराची ने भी कहा कि भाई टाउन को मिले, तो वो कहते हैं जी इसमें 9 टाउन तो जमात इस्लामी के हैं, उनको भी पैसे मिले। अच्छा, वो अपने टाउन का भी हिसाब नहीं देते और इल्ज़ाम जमात इस्लामी पे भी लगाते हैं। तो जमात इस्लामी वालों ने काम क्यों नहीं किया? जमात इस्लामी ने भी नहीं किया। क्यों? आप ये देखिए PCHS ब्लॉक 2 में आप चले जाएं, तो मैं खुद भी वहां चूंकि रहता हूं, और मैं खुद भी चूंकि वहां रहता हूं, वहां का जो UC का जो चेयरमैन है वो जमात इस्लामी का है। सही है। वो MQM के दौर में भी जमात इस्लामी का वहां पर आता था, वहां उनका अपना एक होल्ड है। लेकिन अगर आप वहां काम देखें, वो अल-फलाह मस्जिद है, अल-फलाह मस्जिद को कोई 2 साल पहले जो है, यानी रमज़ान आने से पहले वहां पर मस्जिद के सामने ही पूरी खुदाई की गई थी। यानी पूरा रमज़ान गुजर गया, लोगों को इतनी तकलीफ हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी को ना UC को तौफीक हुई, ना टाउन को तौफीक हुई कि वहाँ पर, और वो साल 2 साल तक, और आज तक वो खुदा हुआ है सारा, कोई पूछने वाला, कोई बनाने वाला नहीं है। और गैस की लाइनें ठीक है डलनी चाहिए, लेकिन भाई अगर आप खोद रहे हो तो उसको यानी कितना लेट करोगे? कितना लेट हो सकता है? मतलब बात सवाल यह है कि कितना लेट हो सकता है? एक फाइल मूव की गई कि जी ये सड़क बनेगी, ये खुदाई हो गई, अब इसके बाद 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 2-3 साल, ये तो महीनों का काम है, चंद दिनों के, बल्कि अगर चाहें मुजरिमाना गफलत कहें या हम कुछ और इसको समझें कि क्या मतलब कहां जाके चीजें रुक जाती हैं, फाइलें कहां जाके रुक जाती हैं? ये तो पावर्स जहाँ जिनको दिया गया है, सिंध गवर्नमेंट को भी अप्रूवल दी जाती है, अभी चेयरमैन के पास है पावर, वो तो कर सकते हैं इसको अगर चाहें तो। मतलब हर आदमी अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा है यहाँ पे, हर अफसर का अपना हवाला है, हर टाउन वाले का अपना हवाला है, और वो अपने हिसाब से ही चीजों को जो है वो देखता है, या शायद अपनी पार्टी पॉलिसीज को भी मद्देनजर रखते देखता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, फिर तुम्हारी तरफ आएंगे, थोड़ा सा माहौल को हल्का कर लें कि तुम जो है एक्टिंग भी कर रहे हो, मॉडलिंग भी कर रहे हो, तो बहुत ही अलग मौजू सा जुड़ गया है। लेकिन क्या तुम्हारी तरजीहात क्या होती हैं? एक्टिंग की तरफ तुम ज्यादा मुतवज्जा हो या मॉडलिंग? और यहाँ किया, दुबई में किया, और कहाँ के किया?
सबसे पहले तो जो मेरा सबसे फेमस कैरेक्टर था एज एन एक्टर वो तो मौलाना फजल रहमान साहब का था जो मैंने जियो टीवी जी। प्ले किया था। सबसे पहला जियो टीवी का फजल रहमान मैं हूँ, तो उस कैरेक्टर से ही सारी चीज़ें आगे बढ़ी, मेरी सिलसिला बढ़ा। तो दुबई में ज़्यादातर काम जो हम कर रहे हैं वो इवेंट से रिलेटेड कर रहे हैं, इवेंट ज़्यादा करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट का हवाला है जो आपका, और फिर फिल्म्स वगैरह ड्रामे वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। फिर अभी मैं ज़्यादातर ट्रेनिंग डेवलपमेंट की तरफ आ गया हूँ। वेरी गुड। तो मैं पाकिस्तान आके अक्सर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में कंपनीज को लेक्चर्स देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ सॉफ्ट स्किल्स पे और हार्ड स्किल्स पे। तो अभी ये ज़्यादा फोकस ट्रेनिंग डेवलपमेंट में कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को मैं कंट्रीब्यूट करूँ। ऑफ कोर्स इतने साल बाहर स्पेंड किए, तो मैं चाहता हूँ वहाँ से जो मेरी लर्निंग है, 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल भी किया है, माशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई है चीज़ों को लेके। अब मेरी कॉर्पोरेट लाइफ भी है, मैं बैंकर भी हूँ ड्यूरिंग द डे। तो बैंकिंग से, अपने इंटरटेनमेंट से जो भी मैंने सीखा मैं पाकिस्तान को वापस देता हूँ आके। मैं बहुत सारे NGO से भी मुंसलिक हूँ, यहाँ पे उनके एम्बेसडर हूँ, उनको प्रमोट करता हूँ, उनके कॉजेज़ को सपोर्ट करता हूँ। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ जाके मैं जो भी इल्म दे सकता हूँ लोगों को मैं कोशिश करता हूँ। इंडिविजुअल बेसिस पे भी, कंपनी बेसिस पे भी देता हूँ। बट ओवरऑल जैसे हमारे पैनलिस्ट हमारी बात कर रहे हैं, तो मुझे 2 सवाल मेरे जहन में बहुत ज़्यादा आ रहे थे। एक तो पाकिस्तान की जो बात करें कि जो हमारी पोजीशंस के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, जो भी रिश्वत दी जाती है, तो मेरा सवाल अपने पैनलिस्ट और आपसे भी ये होगा कि उनको अगर जो प्रेशर दिया जा रहा है और रिश्वत दी जा रही है, तो वो एस्केलेट क्यों नहीं करते, वो क्यों अपना वॉइस क्यों नहीं रेस करते? क्योंकि हमारे पास इतने चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, अपना प्राइवेटली अगर मैं चाहूँ तो मैं आके खुद से अपने, अगर खुदा ना खास्ता कोई मुझे प्रेशर दे रहा है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जाके एस्केलेट कर सकता हूँ, बात को रेस कर सकता हूँ। एक पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट ये कि हमारे यहाँ मैंने हमेशा देखा है रोड्स की बात की सर ने, PCHS ब्लॉक 2 और जो भी जितने भी हमारे इलाकों की बात हो रही है रोड्स की, तो मैंने सबसे पहले तो ये देखा कराची में जब भी मैं आया हूँ, रोड जब बन रही होती है और वहाँ लिखा होता है कि जी आप प्लीज़ रोड मत क्रॉस करें, काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हैपनिंग, सबसे पहले लोग उसी रोड पे चल रहे होते कंस्ट्रक्शन के दौरान ही, वो बाइक वाले स्पेशली तारों के नीचे से। तो हमारे यहाँ ये सेंस ही नहीं है लोगों के अंदर कि जी ये सिविक काम सेंस से आ रही जो है वो शहरी हैं हम लोग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग क्यों नहीं ले पा रहे कि जी यही रोड जो हम, जिसकी कंप्लेंट्स पूरे सुबह से शाम बाहर बैठ के तंबाकू खाते हुए, सिगरेट पीते हुए, चाय पीते हुए हम बोलते रहते हैं रोड नहीं बन रही, रोड नहीं बन रही। जब वो बन रही होती है तो उसी रोड पे बनने के टाइम पे आप लोग इतनी क्यों गाड़ियाँ चला रहे हैं? हमारा इतना सेंस नहीं है। जहाँ लिखा हुआ है कचरा नहीं फेंकना, तो हम सबसे पहले तो गाड़ी, मैंने लोगों को देखा खोल खोल के वो पान की पीक और जो भी वो खा रहे होते हैं चीज़ें वो फेंक रहे होते हैं गाड़ी चलाते हुए। मतलब ये चीज़ें मैंने पाकिस्तान के लोग कहीं नहीं देखी। डिग्गी में मैंने देखा बच्चों को भर के, डिग्गी खुली है, बच्चे लोड वे में जा रहे हैं। तो आप ये किसी और दुनिया के मुल्कों में नहीं देखते एक्सेप्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, अफ्रीका वगैरह और जहाँ पर आप जाएंगे छोटे मोटे मुल्कों में ये चीज़ें ज़रूर होती हैं, मैंने देखी हैं। लेकिन पाकिस्तान को तो मैंने कभी एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री देखा ही नहीं। मैं तो आपने नहीं देखा ना, लेकिन है मजबूरी। मतलब प्रॉब्लम ये है कि आपने नहीं देखा। शायद साबिर भाई भी नहीं इस बात को तस्लीम करेंगे कि यार हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रहने वाले हैं, लेकिन तमाम तर वसाइल के बावजूद जब आपके उम्माले हुकूमत का हवाला ये जुड़ेगा कि जैसे मेरे भाई ने कहा कि तुम कितना दोगे, और बकौल साबिर भाई के ढूंढ के निकाला जाता है, अच्छा कहाँ है मंसूर साहिर भाई, ये काम का है, तुम जेल से भी होकर आए हो, आ जाओ तुम आओ। तो ये फिर तो ये हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो रह रहे हैं शायद, बल्कि तीसरी दुनिया में भी, शायद तीसरी दुनिया है हमारी तो। जी, लेकिन आप अगर कंपेयर करेंगे पाकिस्तान को, मैंने जैसे दूसरे मुल्क देखे हैं जो मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, कराची और पाकिस्तान लाख दर्जे बेहतर है उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, सहूलियात के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से। हमारे स्किल जो सेट है पाकिस्तानियों के पास, मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों के स्किल सेट जो है वो पूरी दुनिया में आप कंपेयर करें बहुत बेहतर है। और आप वो, लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तानी वो अपने स्किल्स किसी और चीज़ों में यूज़ कर रहे होते हैं और गलत चीज़ों में यूज़ कर रहे थे, उसमें मशहूर भी हो रहे थे। अब दुनिया में उनका नाम देखें पाकिस्तान का और गलत चीज़ों में मशहूर हो रहा है। अल्लाह ताला रहम करे यार। बहुत आपने अहम नुक्ता उठाया नाजरीन। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, बहुत अहम गुफ्तगू चल रही है। ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ लाइट मूड करेंगे, साबिर भाई से पूछेंगे वही सुलेल वराइज के अंदाज में कि साबिर भाई इश्क तो लड़ाए होंगे। तो हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ।
वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और जैसे हमने कहा था कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा माहौल को कुछ खुशगवार बनाया जाए। हमारा मॉर्निंग शो जो है बुनियादी तौर पर पॉलिटिक्स पे बेस नहीं करता, लेकिन जो हम बार बार बात करते हैं, जब बात कराची की होती है, इंतज़ामी हवालों की होती है, तो यकीनन हमें अपना हिस्सा जो है बकदर जुस्सा डालना चाहिए। और अगर कराची की बात हो रही है तो कराची के मामलात पर जो शहरी हवाले बताए गए कि जी शहरी भी जो हैं वो भी जो है एहतियात नहीं करते। ख़ास तौर पे हमारे जो मोटरसाइकिल सवार दोस्त हैं वो कोनों में, खुदरों में, दर्जों में, दराजों में, मेज़ के नीचे, अलमारी के पीछे कहीं से भी जो है वो निकल जाते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ उनको परवाह नहीं होती। तो अगर ये गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान साहब करना चाहेंगे हमारे हवाले से तो कैसे करेंगे? जी मौलाना साहब डेफिनेटली अगर वो कराची को देखेंगे तो डेफिनेटली वो उसको कराची से तो खुश नहीं है, डेफिनेटली वो हाँ खुश तो नहीं है जी। और ओवरऑल पॉलिटिक्स से भी वो खुश नहीं है। जो चीजें हुई पॉलिटिक्स से तो बिल्कुल ही नाराज है। एक टाइम था उनको एज अ प्रेसिडेंसी के लिए वो लड़ लेते और बड़ा अच्छा टाइम था 2002-2003 का, जहाँ उनका नाम अनाउंस हो गया था कि एमएमए ही पावर में आएगी और नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहिबा का जिक्र नहीं था। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे वाले हवाले हैं भाई जी। पर आप देखें मुशर्रफ साहब कहाँ से आए इस पॉलिटिक्स में और एंट्री की एज अ प्रेसिडेंसी। तो उस वक्त बड़ा हाइप थी कि मौलाना फजल रहमान साहब को ही बनना है, एमएमए पावर में थी, काजी हुसैन अहमद साहब। तो वो टाइम बड़ा क्रिटिकल था। आप इवन यकीन करें जब मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया टीवी पे तो उनकी हाइप और उनका प्रेशर इतना था कि वो एक एपिसोड में तो मेरा चेहरा सेंसर किया उन्होंने, कहा हम तुम्हें दिखाएंगे नहीं। अच्छा। तो मैंने उनसे बोला जब आप मुझे दिखाएंगे नहीं तो मुझे लेने की क्या जरूरत है, मतलब आप फिर किसी को भी लेके खड़ा कर दें। तो उन्होंने कहा वो तुम्हारी बॉडी वगैरह मैच होती है, हालांकि मेरी एज और उनकी एज में बहुत फर्क था। हाँ। बट वो सिर्फ अपनी वो पगड़ी की वजह से पहचाने जा रहे थे, उन्होंने पगड़ी को हाईलाइट किया और मुझे मेरा चेहरा को कवर किया। बट नेक्स्ट एपिसोड वो पूरा उन्होंने फिर 2 एपिसोड मेरे पे किए। उस वक्त मुशर्रफ साहब बन चुके थे तो चीज़ें थोड़ी सी लाइट एंड डाउन हो गई थी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि कराची के मामले पे अगर मौलाना फजलुर रहमान 2 जुमले देंगे तो वो कैसे देंगे जरा? वो ये बोलेंगे कि मैं खुश नहीं हूँ पाकिस्तान कराची से। अभी मुझे वो एक्सेंट थोड़ा सा बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो जितना बनता है उतना तो बनाएं। तो मुझे पता है बहुत तवील वक्त गुजर गया जी। और उसमें वो ड्रेस में आके हमें तक पूरी रिहर्सल करनी थी और मेरे कैरेक्टर प्ले किए हुए टाइम हो गया। और मौलाना फजल अब हमें 2-3 डायलॉग मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे बड़े मशहूर हुए थे उस टाइम के ना। एक तो उनसे पूछते हैं फजल कुरैशी साहब आके ना कि आप मुशर्रफ साहब या आपको दावत वगैरह देंगे, तो आप भूख हड़ताल पे थे फजल रहमान साहब और काजी हुसैन साहब, आई थिंक साबिर साहब शायद रिलेट कर सकते हो। तो उन्होंने भूख हड़ताल की थी पॉलिटिकल सिचुएशन पे। तो हम लोग भूख हड़ताल में बैठते हैं, फैसल कुरैशी आके और निदा पाशा हमसे पूछती हैं कि जी क्या आप दावत पे जाएंगे? तो मतलब आप इमेजिन करें ना वो भूख हड़ताल में बैठे और उनसे बोलते दावत में जाएंगे। तो सर आपको जो है वो मुशर्रफ साहब ने दावत दी है, क्या आप भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, वहां से दावत आई है प्रेसिडेंसी से, क्या आप उनकी दावत कबूल करेंगे? क्या आप जाएंगे? तो अब मैं काजी हुसैन साहब को देखता हूँ, मेरे बराबर में बैठे होते हैं तो उनको देखता हूँ। काजी हम लोग मुंह से जुमले से बात नहीं करते, वो मुझे इशारा करते हैं तो मैं देख के बोलता हूँ कैमरे की तरफ, हमने कभी दावत में जाने से इनकार नहीं किया। तो इस तरह से मतलब कुछ जुमले वो बोलते हैं कि दावत में जाने से हमें कोई दावत में जाने से इनकार नहीं किया। वाह, मतलब कि हम खाएंगे, दावत में जाएंगे खाएंगे। तो फिर कुर्सी की बात आती है तो उसमें कुछ जनरल साहब की बात हो रही थी कि आप कुर्सी फर्शी नशिश करते हैं, अब जब कुर्सी के ऊपर बात करते हो कहते हैं आपको कुर्सी में क्या इंटरेस्ट है? वो कहते हैं फुलमान साहब हमें कुर्सी में कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि हमारे यहाँ फर्शी नशिश होती है। तो इस तरह के कुछ जुमले फजलमान साहब बोलते हैं। फिर हमारी इंटरेक्शन थी, पूरे डायलॉग्स थे मुशर्रफ साहब के साथ, जहाँ पर हम उनको कुछ पॉलिटिकली बोलते हैं कि ये मत करें, इस तरह की सजेशन जो देते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा एट द सेम टाइम बड़ा प्रेशर था उस टाइम में क्योंकि वो एपिसोड ये शुरू के थे, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट वालों ने लॉन्च किए थे और बोला था कि हम इसके बाद नहीं करेंगे कभी भी और आगे लेके नहीं जाएंगे। तो इस तरह का वो सिलसिला था, लेकिन इत्तेफाक से प्रोग्राम इतना हाइप बना, इतना पसंद आया लोगों के, वो फिर चलता ही रहा। फिर उसके हम सब उम्मीद से जी बिल्कुल। साबिर भाई बड़ा वक्त गुजारा है आपने सहाफती इंडस्ट्री में, मतलब अगर हम कहें कि पूरी जिंदगी दे दी आपने। किन सियासतदानों से मिलके लगता था कि यार वाकई अगर इनको मौका मिले तो ये बहुत कुछ बदल सकते हैं? कौन से सियासतदान मेमोरी में अभी तक आपके ताज़ा होते हैं कुछ अच्छी यादों के साथ? देखिए मैंने एज ए रिपोर्टर, ज़ाहिर है कराची में हम रिपोर्टिंग करते थे, कौमी अखबार का मैं चीफ रिपोर्टर था। कौमी अखबार कराची का एक बड़ा अखबार, मतलब प्रिंट मीडिया के दौर में अगर जंग और कौमी अखबार नहीं जाते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं होती थी।
तो बहरहाल जिस ज़माने में ज़ाहिर है कि कौमी अखबार भी शुरू हुआ 88 में ही, और उसके बाद जो है वो कराची की सियासत जो है वो MQM ज़ाहिर है बन चुकी थी, आ चुकी थी, और फारूक सत्तार साहब मेयर बन चुके थे। तो उस वक़्त बानी मुत्तहदा कराची में थे, तो हमें तो यूँ समझ लें कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती थी, इतना काम का लोड था। और ज़ाहिर है कि जो बानी मुत्तहदा थे और MQM का जो मामला था, मुझे याद है कि उस ज़माने में, बल्कि उसके भी बाद पेजर हुआ करते थे। पेजर आ गए थे। जी हाँ, तो पेजर जब आए तो अच्छा, मुझे नहीं, उस वक़्त भी हमें इतना अंदाज़ा नहीं था। तो उस वक्त नदीम नुसरत साहब जो थे वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के। और लंदन में होते थे वो? नहीं, वो कराची में ही होते थे? नहीं, अच्छा। बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब नहीं, भी नहीं, कराची नदीम में- नुसरत। नहीं, वो भी कराची में, वो भी कराची में होते थे। बात वो अच्छा, सब कराची में ही पूरा होते थे? सब पूरा कराची अच्छा, था बिल्कुल उस वक्त। सही। तो सारा मामला कराची सही। कराची हमने जो उस वक्त दौर देखा, और उस वक्त सारे बड़े बड़े जितने लोग थे जो रिपोर्टिंग करते थे, कामरान खान भी खुद जो है वो 90 रिपोर्टिंग करने के लिए आया करते थे, और राइटर के थे, राइटर के वो नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़े मशहूर देखें इतने, तो वो आते थे। तो बहरहाल ये सारे लोग वहाँ कवर करते थे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उस वक्त ये हुआ कि नदीम नुसरत ने हमारे जो एडिटर हैं लियाज शाकिर साहब को फ़ोन किया और कहा कि भाई आप साबिर साहब को जो है वो पेजर दिलाएं। अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा ये क्यों भाई? कह लगा अरे भाई पेजर तो आज की, अच्छा उस वक्त पेजर जो था यानी इतना कोई मकबूल नहीं था, लोगों के पास नहीं था, और लेकिन MQM की जो पूरी मरकज़ी काबीना थी उन सब के पास पेजर था। हाँ, वो राइटर के इब्राहिम भाई थे, अच्छा। बड़े नफीस, और वो बहुत ही BBC वाले, वो क्या नाम था उनका? इदरीस बख्तियार इदरीस साहब बख्तियार शुरू में साहब। थे। जी। और ज़ाहिर है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि उनको बाकायदा कहा कि भाई आप साबिर साहब को पेजर दिलाएं और हमें तो उनसे फ़ौरन रब्ता करना होता है। और इसके बाद लियाज शाकिर साहब ने मुझे बुलाया, कहने लगे भाई वो आप का ये पेजर फरमाइशी यार, प्रोग्राम आया है। न सिर्फ अपने लिए लो बल्कि मेरे लिए भी पेजर लो। और फ़ौरन यार ये माने कहा अच्छा भाई। अच्छा, ये मैसेज दो बातों को तो जाहिर कर रहा है। एक बात ये कि जो कौमी अखबार है उसकी जो है वो बड़ी अहमियत थी, दूसरा साबिर अली जो है वो कॉम्पिटेंट रिपोर्टर था कि जो बात। जी ज़ाहिर है उस वक्त कौमी अखबार जो था वो यानी क्योंकि देखें जंग वगैरह जो है ना वो कराची की नुमाइंदगी नहीं करता था, जिसे मतलब कहना वो चाहिए। ओवरऑल जिस पूरे तरह, पाकिस्तान को पोर्ट्रेट करते थे, हाँ, कौमी हम अखबार कराची को पोर्ट्रेट और करता था। हैदराबाद का जो नुमाइंदा अखबार जो था, आवाज़ था जिसे कहनी चाहिए, कराची और हैदराबाद के अवाम की आवाज़ वो कौमी अखबार बन चुका था। तो ज़ाहिर है कि हम फिर उसका रोल भी प्ले करते थे उसी हिसाब से। तो पेजर लिया, फिर उसमें एक बस मुख्तसर मैसेज आता था, प्लीज़ रीच इमीडिएटली 90। बस इतनी बस बात काफी हमने- थी, बस फिर दौड़े लग जाती बस थी। हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट करनी थी और 90 जाना था और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। तो ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जब पेजर मकसद था, मोबाइल नहीं थे, तो वो बहरहाल एक ज़माना था। तो हमने बड़ा करीब से और कौन से ऐसे सियासतदान हैं फिर जिनकी नवाज कुछ शरीफ खुशगवार यादें? नवाज शरीफ साहब को ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब कराची बहुत आते ज़्यादा रहे। कराची आते थे, और यानी एक ज़माना था कि जब नवाज शरीफ कराची आते थे तो उनका एक सुबह का नाश्ते का एक प्रोग्राम होता था, दोपहर के खाने का होता था, फिर किंगरी हाउस जाना होता था, 90 जाना होता था, फिर होटल पे, यानी सुबह से लेकर 3, 4, 5 उनके प्रोग्राम होते थे और हमें हर जगह जाना होता था। एयरपोर्ट भी जाना होता था, जहाँ नाश्ते पे किसी के पास है वहाँ भी हम जाते थे। फिर वो किंगरी हाउस जा रहे हैं तो किंगरी हाउस भी जाते थे, और फिर 90 जा रहे हैं तो 90 भी, फिर वो कहीं और। तो ये उस वक्त जो था हमें मतलब है इतना ज़्यादा कि हमें यानी खबर फाइल करने का भी। शख्सियत के हवाले से अगर हम बात करें मियां साहब की, मियां साहब कैसी- को भी जाहिर है कि मैंने कैसा पाया आपने बहुत उनको? बहुत बड़े हम्बल मियां साहब भी, जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ साहब और बहुत सारे सियासतदानों से बहुत बेहतर और बड़ा। मैं तो उस वक्त मैं हैदराबाद गया जब पक्का किला का वाक़या हुआ और लोग बड़े बेचारे उजड़ चुके थे, तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और वो वहाँ विज़िट पे गए, तो हम भी कराची से उनके साथ थे। तो मैंने देखा नवाज शरीफ साहब को कि वहाँ जो ख़वातीन जो थी बेचारी लुटी पुटी, तो वो जाहिर है कि उनसे मिलना चाहती थी। तो वो रेंजर्स के लोग जो थे वो मतलब जो कमांडोज थे, हाँ, जो वो मतलब उन्हें रोक प्रोटोकॉल लेते थे प्रोटोकॉल के वाले, और वो उन्हें आगे नहीं जाने सही। देते थे। तो मियाँ साहब देखते थे, कहले नहीं आने दें, छोड़ते हैं आप, फटे आए 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 बीबी आए, अम्मा आप आए। तो वो कम से कम लोगों के फौरन, सुनते थे। कम से कम उनमें एक ये था जो मैंने किसी मतलब है कि आम- कम से कम इमरान खान साहब में नहीं देखा। हाँ नहीं देखा। सीधी बात ये है। तो मियाँ साहब के अंदर ये थी कि वो लोगों से में बड़ा एक वो रखते थे, और वो बेशुमार दफ़ा वो कई मतलब कराची वो आए 90 आए, और वहाँ भी एक और उनकी बड़ी तकरीरें हैं कि वो बानी मुत्तहदा की बड़ी बड़ी। और फिर मैंने
वो भी मंजर देखा जो एक शारा कायदीन पे एक बड़ा तारीखी जलसा हुआ था। JUI जलसे का, में अपना IJI का, सिवाय पीपल्स पार्टी के पूरे पाकिस्तान की जो क़यादत थी वो स्टेज पर थी, और जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब ने 1 2 3 कहा था, और इसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंट जिसे और उसके बाद 1 2 3 लोगों ने समझ लिया कि भाई ये अगर यहाँ नहीं रोका तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये एजाज जो है, ये सिफत पाकिस्तान के किसी सियासतदान को हासिल नहीं। बिल्कुल मैं ऐसा तो ही। समझता हूँ कि मुझे तो दुनिया का भी कोई मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि होगा, लेकिन ये सिफत कि जनाब वो इतने लाखों का मजमा हो और वो 1 2 और 3 ये सारी मतलब अगर कहा जाए कि ये अल्फ लैलवी दास्तानों वाले हवाले हैं। फिर पीर उसमें साहब पगारा का जिक्र करें। पीर साहब पगारा का तो खैर यानी वो भी बड़े लाजवाब आदमी थे। उनकी खूबी ये थी कि वो हर एक से जिस तरह मिलते थे, बाकायदा खड़े होकर बड़ी मोहब्बत के साथ, फिर उसको गेट तक छोड़ने भी आते थे, बड़ा इज्जत एहतराम। और पीर साहब की ये खूबी थी कि वो आने वाले से पूछते थे, हाँ बाबा बताओ क्या हो रहा है। अच्छा, मतलब वो हाँ। जनरल नॉलेज जहाँ के पे लिए कि भाई वो- शहर में क्या हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है। हालांकि वो सब कुछ जानते थे, आहा। बहुत ज़्यादा उनकी नॉलेज थी, लेकिन वो हर आने वाले से पूछते थे, और आने वाला भी बड़ा शिदर रह जाता था कि मैं जवाब क्या दूं। और वो उसे हाँ भाई बताइए क्या कोई दिलचस्प वाकया, कोई ऐसी बात आपके जहन में, मेमोरी में है पीर साहब पगारा के, जिसको आप भी आज भी सोचते हैं तो लुत्फ लेते हैं? नहीं, पीर साहब तो देखें बड़े मतलब जैसे कहना चाहिए कि उनका बड़ा मिजाज जो था वो माशाल्लाह बड़ा दोस्ताना और फ्रेंडली हवाले था। दोस्ताना, फ्रेंडली, और वो बड़े हंसमुख जिसे कहते हैं, माशाल्लाह। और बहुत ही मतलब हम्बल। और पीर साहब के अंदर कम से कम वो जो एक सियासतदानों वाला जो एक होता ना बड़ा तमतराख नहीं था। कलफ। और वो हमेशा, यानी एक तो उनकी खूबी ये थी कि वो हमेशा कुर्सी के जो है ना, वो कुर्सी को मोड़ के बैठा करते थे, यानी जो पीठ लगाने अवामी वाला, अंदाज से, अवामी। हाँ, पीठ लगाने, जो कुर्सी से टेक लगाने वाला जो साइड वाह, था, वाह। उस साइड को आगे करके और उसको यूं पकड़ के वो इस तरह वो बैठा करते थे। और वो जिस तरह की गुफ्तगू मतलब किया करते थे लोगों से, बड़ा, तो लोग जो है यानी उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाते थे। और फिर इसके बाद दायरे के पीर साहब अपनी भी बात शुरू करते थे, और उनके बाद जो नॉलेज थी वो दायरे के वो तो किसी के पास नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो कभी भी अपनी नॉलेज को जो है ना इस तरह नहीं वो किया करते, शो ऑफ नहीं करते थे। हाँ, वो लोगों से ज़्यादातर जो मैं देखता था कि वो पूछते थे कि वो बताएं, और वो यही उनकी बहुत बड़ी वो थी कि हर एक से वो उनकी राय, उनकी जो मालूमात और वो उनसे निकलवाते थे। वो मौजूदा पीर साहब पगारा जो हैं वो उनके हवाले से क्या मौजूदा तो जाहिर है वो पीर पगारा जो राजा साईं जिनको हम कहते हैं, जी, जी। उनसे अभी हमारी बड़ी पुरानी मतलब उस वक्त से जब पीर साहब हयात थे तब भी उनसे रहती थी। तो लेकिन अब जाहिर है कि पीर साहब के बाद तो वो चैप्टर ही क्लोज हो गया। मतलब वो तो जो पीर साहब का चैप्टर वो था, और वो खुद मेरा ख्याल है कि इस बात को रियलाइज जो है वो जो मौजूदा पीर साहब हैं उन्होंने भी किया है कि वो पीर साहब तो वो नहीं बन सकते और ना हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने वो बात जो थी पीर साहब वाली, तो वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। लेकिन जाहिर है कि वो पीर साहब पगारा के वो साहबजादे हैं, तो उनमें वो सिफत तो है अपने वालिद मोहतरम की, लेकिन वो जाहिर है कि उसको इतना ज़्यादा वो ना तो वो एक्टिव हैं, ना तो पॉलिटिक्स में, ना वैसे। तो ये भी उनका एक अपना मतलब है मतम नज़र है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लाइमलाइट पे भी नहीं लाते हैं वो। और वैसे तो खैर पीर साहब भी जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में लाने की कोशिश में नहीं थे, लेकिन उनका एक जुमला ही ऐसा होता था, कोई एक शगुफ्ता बात हाँ, ऐसी होती थी कि वो जो दूसरे दिन अखबारात के शह सुर्खियों में शामिल हो जाती जीनत बनती थी। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। गर्मा गर्म चाय भी आ गई है और चाय के गर्मा गर्म सिप के साथ कुछ अच्छी हंसती मुस्कुराती खट्टी मीठी गुफ्तगू भी जारी है।
अली भाई, जैसे कि साबिर भाई ने जिक्र किया मुख्तलिफ सियासतदानों का, उनकी मेमोरीज़ का, आपने बड़ा वक्त गुजारा है ख़ास तौर पे बल्दियात की रिपोर्टिंग में, KMC की रिपोर्टिंग में, सूबाई हुकूमतों की रिपोर्टिंग में, मुख्तलिफ हवालों में। कौन से ऐसे अफसरान आपकी मेमोरी में रिकॉल होते हैं कि जो वाकई जिन्होंने काम किया और वो जो बहुत ही अपने लॉयल थे शहर के साथ भी, अपने जिम्मेदारियों के साथ भी? मंसूर भाई, ऐसे तो बहुत सारे अफसरान हैं जिन्होंने शहर के लिए बहुत काम किए, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखें, अफसरान, मैं ये समझता हूँ कि अफसरान ज़्यादातर ठीक होते हैं। अफसरान ज़्यादातर ठीक होते हैं, लेकिन वो एक सिस्टम देख के, क्योंकि उस रवैये में अपने आप को उस तरफ नहीं जा रहे हैं हम। वो तो हो गई बात। वो बात सिस्टम की नहीं कर रहा, यानी कि वो माहौल अपने ऊपर जो उनके ऊपर मुंतखब होके नाजिम आया है या आप चेयरमैन आए हैं, वो उसका रवैया बेसिक वो करता है। मैं वही बात कर रहा हूँ, वो हमने डिफाइन कर लिया कि चूंकि वो हिसाब किताब में जा रहा है तो उसका अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जैसे नेमतुल्लाह खान साहब आए थे। नहीं, मैं अफसरान की बात कर रहा हूँ। वो ही बता रहा हूँ कि उस दौर में जो अफसर रहे, खुदा बख्श रहे म्युनिसिपल सर्विस के, उनका एक नाम था, उन्होंने इतना काम किया, बड़े टेक्निकल आदमी थे, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अल्ताफ जी मेमन रहे, नियाज सुमरो रहे, यानी कि DG वर्क्स रहे, जिन्होंने ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट किए हैं। तो क्या था कि कायदीन सही थे, उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर लिया था, अफसर को खुरा हैंड दिया, तो उन्होंने काम भी किए। वाह वाह। जब आपका सरबराही आप पे से हाथ हटा ले और के भाई ना मैं आपकी पोस्टिंग रुकवा सकता हूँ, ना ट्रांसफर रुकवा सकता हूँ, आपको जो करना है करें, तो फिर वो कहाँ काम करेगा, वो अपनी सीट ही बचाता रहेगा। तो इसलिए वो अफसरान जिन्हें आज हम कहते हैं कि बड़े अच्छे से काम किए, उनकी वजह ये थी कि उनके सरबराह ने अपने ऊपर प्रेशर लिया। 2-4 और नाम बताएंगे ऐसे कि जो जिन्होंने वाकई काम किया शहर के लिए। मुस्तफा कमाल के दौर में कौन लोग थे? वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप टाउनों में आ जाएं तो इमरान असलम थे, कमरुद्दीन शेख थे, जो एक रिकॉर्ड कायम किए। कमर साहब तो 13 साल TMO एक ही टाउन के रहे, ऐसा उन्होंने काम किया है कि उन्हें तो लोग अब सरकार में ये कहने लगे थे कि औरंगी टाउन की दाई है। सही, कोई मसला होता था उन्हें बुलाते थे कि जबकि ताल्लुक उनका हैदराबाद से था, लेकिन काम करने वाला तो कहीं भी काम करेगा ना। और आप उन्होंने तकरीबन अपने 13 साल में 4 से 5 साल तो उन्होंने ऐसे गुजारे जो वो हैदराबाद के भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे, फिर यूसीस फंड के भी सेक्रेटरी रहे, यानी कि 3 पोस्टों पे उन्होंने एक वक्त में काम किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सब चीज़ें होती हैं जो आपके ऊपर चेयरमैन आया है मुंतखब होके, कि वो आपको खुला हैंड देता है या आपको प्रेशर में रखता है। अच्छा, और थोड़े से आपको बताऊं कि मुर्तज़ा वहाब साहब की जो है ना, इनकी शख्सियत पे या इनके टैलेंट पे आप कोई वो नहीं कर सकते। बड़े काबिल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, सब चीज़ें समझते हैं, लेकिन इनके साथ एक मसला ये है कि जैसे नेमतुल्लाह खान साहब आए थे तो उनकी जमात की तरफ से, इदारुल हक से एक ये लेटर निकल गया था कि शहरी हुकूमत के सिस्टम में कोई भी नहीं बोलेगा। और मैं कतई कलामी की माजरत, बॉस, क्या ऐसा ही लेटर मुस्तफा कमाल के दौर में भी निकला था कि ये जो सेक्टर वेक्टर वाले हैं? मैं आपको बताऊं, बल्कि देखें MQM में ये होता था कि MQM में लेबर डिवीज़न था, बहुत सारे मामला थे, तो वो दायरे के बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते थे। लेकिन जो हमें इत्तलात हैं वो ये हैं कि जी मुस्तफ़ा कमाल साहब लंदन गए, उन्होंने कहा जी मुझे किसी की भी मुदाखलत नहीं चाहिए, कोई मेरे काम में तो मैं काम करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा। बल्कि कहा जाता है कि उस वक्त डॉक्टर इमरान फारूक थे, तो इमरान फारूक तक का यानी कोई एक अफसर था, उसके साथ कोई मसला हुआ तो उस अफसर के लिए इमरान फारूक ने फ़ोन किया, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने रद्द कर दिया। बड़ी बात तो और अल्ताफ़ हुसैन ने कहा ठीक है, कोई आपके मामले में नहीं बोलेगा, ना कोई लेबर डिवीज़न, किसी के, आप पूरा, आपको कुल्ली इख्तियार है। तो ये कम अज़ कम वो जो एक MQM में भी एक था ना कि जी मुख्तलिफ सिफारिशें, प्रेशर, ये वो, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब को कम अज़ कम फ्री हैंड मिला और उनको लीडरशिप की तरफ फ्री हैंड भी मिला, पैसे भी मिले, तो बहुत माशाल्लाह काम हुआ। मेमोरी में कौन मजीद भाई ऐसे अफसर आते हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे खास तौर पे कि हाँ भाई उन्होंने वाकई काम किया, तो उनको जो है वो खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए? तमाम तर मुश्किलात, तमाम तर सियासी दबाव, तमाम तर लेना देना, इन सब के बावजूद वो बीच में से काम के लिए भी रास्ता निकालते थे। KMC में हम जब गए तो सैफुर रहमान गिरामी, क्योंकि सैफुर रहमान गिरामी साहब की क्या बात है, हमारे उस्तादों में से हैं, आर्ट्स काउंसिल के हवाले से बड़ा नाम है, उनके साहबजादे काशिफ गिरामी भी मोहब्बतों के आदमी हैं। लव यू काशिफ भाई जी। और उसके अलावा रिजवान साहब हमारे इंफॉर्मेशन में रहे हैं, रिजवान खान साहब, वो उनके साथ काम करने में। अल्ताफ हुसैन मेमन साहब थे, जी अल्ताफ हुसैन मेमन, अल्ताफ जी मेमन, गुलाम मेमन थे, अल्ताफ हुसैन मेमन, और ये अल्ताफ जी मेमन, वो इनका मैं जिक्र करना वो नहीं कर बोलूँगा कि बड़ा ज़बरदस्त BNR के ज़माने में ZMCs में
सही। टीएमसी में इन्होंने बहुत काम किया। और मालिक साहब थे, मलिक साहब ये आपके गार्डन के थे हमारे, इन्होंने बड़ा काम किया, कोई प्रेशर नहीं लेते थे और काम के मामले में किसी की सुनते नहीं थे। जितने अच्छे लोगों के आपने नाम लिए ऑलमोस्ट सब रिटायर्ड हो गए या एक आध बाकी है? नहीं, रिटायर्ड हो गए, सब रिटायर्ड हो रिटायर्ड गए। हो अभी आपको कितना अरसा हो गया रिटायरमेंट लिए? अभी मुझे तकरीबन 2 महीने हुए। 2 महीने हुए। तो आखिरी आप जो लोग समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वाकई अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो उनके नाम भी जो है वो ऑन एयर जाए, कि अब भी जो कुछ ऐसे लोग हैं जो सारे सिस्टम के बावजूद बीच से काम के लिए भी रास्ता निकालते हैं। ठीक है, अभी हमें रिजवान समीर साहब जो हैं, जो चेयरमैन जिन्ना टाउन है, उनके साथ रहा, तो जो एमसी साहब हैं, बब्बन साहब हैं, वो इस मामले में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब वो सरकारी फाइलों को रोकते नहीं हैं, मतलब इस मामले में। बिल्कुल सही। और पार्क्स के हैं डायरेक्टर साहब हैं, सलीम खान साहब हैं, अच्छा, माशाल्लाह। वो भी पार्क्स के मामले में बड़े ज़बरदस्त काम है। सही। तो मतलब ये लोग हैं जो अभी भी एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। बाकी इंफॉर्मेशन में फरहान खान साहब हैं जो अभी वहाँ देख रहे हैं। ये सब हमारे मतलब सीखने वालों में से, सिखाने वालों में से और बड़े अच्छे काम करने वालों में से। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाँ भाई, नौजवान, पूरी दुनिया तुमने घूमी है, किन किन अच्छे लोगों के साथ तुम्हें काम करने का मौका मिला और क्या मेमोरीज हैं? बस थोड़ा वक्त रह गया हमारा तो शो का, तो ज़रा शेयर तो करो। सिंस पाकिस्तानी शो, मैं पाकिस्तानी लोगों के नाम मेंशन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं हमेशा आबिदा परवीन जी को सबसे टॉप पे रखता हूँ। मैं अच्छा, माशाल्लाह। उनके अखलाक, मैंने ऐसे अखलाक जो करने वाले, दरवेश खातून है, मतलब मैं ऐसा मैंने आदमी ज़िंदगी में नहीं वाह, देखा। वाह, मैं उनको कहीं पर भी, मैंने एक्चुअली ना उनके साथ बहुत दिन गुजारे हैं। तो पहले मैंने नोट करना शुरू किया, मुझे लगा शायद ये फेक कर रही हैं, शायद ये दिखावे के लिए कर रही बिल्कुल हैं, ऐसे बना के। लेकिन फील करता है आदमी के शायद ऐसा तो नहीं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि आप एक आम जिंदगी में ऐसा आदमी देखना जो बिल्कुल डिफरेंट हो, आपको लगे ही नहीं कि इस दुनिया से। तो मैंने कहा शायद ये इन्होंने इतने अरसे में बनावटी कुछ अपना वो चोला पहन लिया है, ये तरीक़ेकार अपना है। लेकिन आप यकीन करें, उनके अदब आदाब, उनकी जो भी डेली रूटीन था, वो ऐसा था कि मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ऐसा, ये औरत मतलब ये आदमी नहीं है, ये फरिश्ता टाइप की कोई चीज़ है। बिल्कुल। और मैंने लोगों को देखा कि गैर मुल्की लोग, गैर इस्लामी लोग जितने थे, वो उनसे बाकायदा सर पे हाथ फिरवाने आ रहे हैं, उनके पाँव में गिर रहे हैं। उनको उनकी म्यूज़िक से उससे कोई कनेक्शन नहीं है, बस वो ये कह रहे हैं कि आप ब्लेस कर दें, बच्चे के सर पे हाथ फेर दें। और मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या मतलब, ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक आम आदमी जो, जिसका मतलब आप ये भी नहीं कह सकते पीर है, फ़कीर है, पर उनके पाँव में गिर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं आप मुझे हाथ फेरें। तो आबिदा जी एक मुझे बड़ा इंस्पायर करती है हमेशा, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनका 1% भी कहीं अपना लूँ तो बहुत बेहतर है लाइफ में, क्योंकि वो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल इस आज के दौर में वो उस जैसा आदमी, आप रोल मॉडल ही कह सकते हैं अगर आप उनको बना लें तो। बहुत मतलब नफीस की डेफिनेशन में ख्याल में उनसे शुरू होती है। बहुत अच्छी बात की, बहुत डाउन टू अर्थ। मतलब अगर आप उनको किसी से मिलवाएं, अगर मैं फ़र्ज़ करें वो आपको नहीं जानती हूँ और मैं बोलूँ आबिदा जी ये मेरे दोस्त हैं, तो अगर वो आपके सामने झुक के आपसे ना मिले तो आप बोलिएगा कि फ़ाद आप गलत बोल रहे हैं। जी, मुझे बिल्कुल आइडिया है, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल के प्रोग्रामों में और मैं वैसे भी उनके मैंने कुछ देखा है। साबिर भाई, वक्त हो रहा है बिल्कुल ख़त्म। स्कैंडल क्यों नहीं बनते सहाफ़ियों के? मतलब एक आध कोई ऐसे, सहाफ़ियों की भी तो लाइफ जो है वो इतनी ही चमकदार होती है जितनी स्टार्स की होती है, तो कोई स्कैंडल क्यों नहीं बना साबिर अली का? स्कैंडल तो ज़ाहिर है उसी का बनेगा ना, कि जो उस तक पहुंचेगा उस तक पहुंचेगा। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो कोई किसी किस्म का, यानी कोई बचत का घर ही नहीं है अब तो। बचत का घर ही नहीं है। हर चीज़ जो है वो जिसे कहना चाहिए कि वो सियाह और सफ़ेद की तरह सामने है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो सहाफ़त भी की और हमने लोगों से सुना है। यानी मुझे याद है आगा सिराज दुरानी साहब जब पहली दफ़ा जब स्पीकर बने सिंध असम्बली के, उनसे मेरा बड़ा अच्छा वो था, बहुत नफीस बेहतरीन मतलब है कम से कम पीपल्स पार्टी के लोगों में। तो मैं इंटरव्यू करने जब वो सिंध असम्बली के स्पीकर थे, तो कौमी अखबार के लिए इंटरव्यू करने गया, मेरे साथ मेरा फोटोग्राफ़र आसिम रहमानी, जिसका बेचारे का अभी हाल ही में फोटोग्राफर था। अगर वो जिंदा होता तो वो गवाह आता। तो उसने कहा यार साबिर साहब, यार आप पुराना आदमी है, सीनियर आदमी है, लेकिन यार अब तुम्हारा बिल्कुल कचरा आ गया मीडिया में। मीडिया में बिल्कुल बोलता, मीडिया में तो क्या हमारे सियासत में भी कचरा आ गया है। हाय हाय हाय। तो उसने एक नाम लिया जो आज एक बहुत बड़े ओहदे पर है। उसने कहा हमारे सियासत में, हमारी पार्टी में पैराशूटर आ गए। पैराशूटर, जिस तरह आपके मीडिया में अब आप जैसे लोग नहीं रहे, कचरा है, इस तरह सियासत में भी पैराशूटर आ गया। उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम लिया जो आज एक बहुत बड़े ओहदे पर है।
ज़ाहिर है मैं नाम नहीं लूंगा उनका। यकीनन वो जब हम पॉडकास्ट करेंगे तो वो नाम दोहराएंगे। तो मैं ये यानी आगा सिराज दुरानी साहब, मतलब देखे खराबियां, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो सियासतदानों ने तस्लीम कर लिया था कि ये जो एआई का दौर है, तो इस एआई के दौर में अब आर्टिफिशियल सियासतदान भी जो है वो आना शुरू हो गए हैं। कि क्या अब तो भरमार है पैराशूटर की। जी जी। तो नाजरीन, मेरे प्रोग्राम का हो रहा है वक्त खत्म। मैं चाहूंगा अपने मेहमानों से कि ये कोई एक एक मैसेज जो है वो डिलीवर कर दें। मेरे दोस्त, ये आपका कैमरा है, हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से कोई मैसेज देना चाहें तो। जो भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे, मेरी इन सबसे यही रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है कि आप अपना पैशन फॉलो करें लाइफ के अंदर। आपका जो भी पैशन है आप उसमें अपना टाइम लगाएं, क्योंकि उससे ज़्यादा आजकल के दौर में जैसे आप डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, आप अगर अपना पैशन फॉलो करेंगे, आप यकीन करें एक सर्टेन स्टेज पे आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि पहले दिन मिले, दूसरे दिन मिले, महीने बाद मिले, साल बाद मिले, एक स्टेज पे ज़रूर होगी, बट एक सेटिस्फैक्शन आपको ज़रूर मिलेगी। और जितना आप ह्यूमैनिटी के लिए काम कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। जिंदाबाद। अजीत भाई, ये कैमरा आपका सामने। मैं सिविक सेंस के हवाले से बात करूंगा कि कराची में लोगों में जो है ना, आवाम में सिविक सेंस नहीं है, जिसकी वजह से आपको गंदगी भी नज़र आती है और बहुत से इशू होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो कराची के शहरी हैं वो कराची को अपना समझें और उसको अपना समझ के उसको साफ़ सुथरा रखें, और जिसमें जो गंदगी है वो ना करें, और इसको अपना समझ के इसको तरक्यात काम के लिए जो है वो भी इसके अंदर अपना हाथ बटाएं, और जो कुछ कर सकते हैं कराची के लिए वो करें। बिल्कुल ठीक। अली भाई, ये सामने आपका कैमरा है, कोई मैसेज हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से आप देना चाहें? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सलाह देना चाहता हूँ जी जी। कि कम से कम मुर्तज़ा वहाब साहब जितने टैलेंटेड इंसान हैं, माशाल्लाह, उन्हें एक सपोर्ट करें, फ्री हैंड और एक दें। सिस्टम बनाएं कि जो उनके मामलात में कोई ना Very बोल good। सके। तो आप देखिएगा कि यही मेयर होगा जो साबका नाज़मीन की तरह लोग इनकी भी इंशाल्लाह, तारीफ कर रहे होंगे। इंशाल्लाह। तो ये बिलावल हाउस ही कर सकता है कि उन्हें खुला हैंड दें, वो जो मुदाखलाते हैं वो बंद करें। सही, बिल्कुल सही। तो फिर ये मेयर अपनी कारकर्दगी और अपना टैलेंट अवाम को दिखा सकता और फिर है। कराची का असल चेहरा सामने आएगा, जरूर। साबिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने हमारी रौनक बढ़ाई शो की। कोई मैसेज आखिरी देना चाहें? ये सामने मंसूर साहब, सबसे पहले तो मंसूर साहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत। आप अपना ये शो किया आपने और करते हैं माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, और ज़ाहिर है कि आपने हमारे साथ कौमी अखबार में भी काम किया। जी, मुझे तो फख्र है इस हमें बात पे। आपके साथ ज़ाहिर है कि काम करने का भी मौका मिला है। तो मेरा तो यही मेरा मैसेज है वो कराची के लोगों के लिए, सही, कि कराची के लोग जो है, बल्कि न सिर्फ कराची के, बल्कि जो कराची के नहीं हैं लेकिन वो एक तवील अरसे से कराची में रह रहे हैं, जो कराची और में रहता है, बसता है, खाता है, चले पीता है, अगर यहीं वो रहता है, यहीं हवाले हैं चले उसके। अगर वो कराची कराची आई में है। अगर पैदा नहीं हुए हैं लेकिन एक उन्होंने एक पूरी जिंदगी जो है यहाँ जी। गुजारी है, यहाँ वो रोजगार हासिल कर रहे हैं, तो वो खुदा के लिए कराची को ओन करें या ना करें। जो कराची में जो लोग रहते हैं वो डबल शनाख्ती कार्ड बनाया हुआ है, वो जी अपने गांव का भी शनाख्ती कार्ड है, यहाँ का भी कार्ड है, और वो वोट भी डबल कास्ट कर रहे हैं। और आप देखें कि वो हर शख्स अपने शहर को ओन करता है और अपने शहर के लिए काम करता है। नवाज शरीफ साहब पूरे मुल्क के वजीर आजम 3 दफ़ा रहे, लेकिन उन्होंने काम सिर्फ लाहौर के लिए किया है, जी जी। बनाया उन्होंने लाहौर को है सिर्फ। इसी तरह भुट्टो साहब जो हैं वो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन उन्होंने जो लाड़काना का नाम लिया है हमेशा। तो अगर कराची के मैं लोगों से यही कहूँगा, जो आज कराची जो है वो बिल्कुल जो है वो इंतशार का शिकार है, तितर बितर है, और कराची के लोगों का इत्तेहाद जो है वो एक साजिश के तहत तोड़ा गया है। कराची के लोगों को एक साजिश के तहत टुकड़ों में बांटा गया है। वो जो एक कराची का इत्तेहाद था ना, कि सब लोग एक पेज पर थे और एक आवाज़ पर थे, तो इससे जाहिर है कि वो ऐवानों में जो बड़ी एक हलचल थी और बड़ी बौखलाहट थी कि ये कराची जो है जिसमें जब इलेक्शन होता है तो 17 जमातें एक तरफ होती हैं और एक जमात जो होती है उसका उम्मीदवार जीत जाता है। उन 17 जमातों के उम्मीदवार जो है वो उनके वोट ही नहीं होते हैं। तो ये एक इतना बड़ा इत्तेहाद था, इससे जो है लोग बड़े घबराए हुए थे, लेकिन उससे फ़ायदा भी उठाया जा सकता था और फ़ायदा उठाया भी गया। लेकिन उस इत्तेहाद से ऐवानों में ऐसी खलबली और ऐसी बौखलाहट मची कि उस इत्तेहाद को तोड़ दिया गया, उस इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और आप देखें कि आज किस तरह जो कराची ही के लोग हैं वो, लेकिन वो भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं। उनको एक पेज पर लाया गया, जबरदस्ती कान पकड़ के बिठाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक पेज पर नहीं है। वो आज भी उनकी सिमतें जो है वो अलग अलग हैं। तो खुदा के लिए इस शहर के लोग, न सिर्फ शहर के लोग बल्कि जो इस शहर के नहीं भी हैं
लेकिन अगर इस शहर ने उनको बहुत कुछ दिया है, इस शहर ने उनको नाम दिया, मकाम दिया, रोजगार दिया, सब कुछ दिया, तो वो इस शहर का खाते हैं, इस शहर में, तो वो इसी शहर की बात करें। जिंदाबाद। जो वो छोड़ आए ना, वो छोड़ आए। अब ये ना हो कि जी वो अपने गांव को अपना मुल्क कहते हैं। सही। तो ये निकालें अपने जहनों से, और शहर की अपनी अहमियत है। हर शहर के शहरी को अपने शहर से मोहब्बत होती है। आप देखें आज भी कराची में फकरे मानसेरा और फकरे सियालकोट और फकरे फला बसों पे और वैगनों में लिखा होता है। वो ठीक है, आप लिखें, लेकिन जिस शहर में आप कमा रहे, जिस शहर ने आपको ये सब कुछ दिया है, आप उस शहर के होके रह जाएं और एक ऐसा इत्तेहाद हो जिसमें किसी किस्म की कोई लसानी तफरीक ना हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और एक पेज पे हो पूरा कराची। जिंदाबाद। नाजरीन, बात जो साबिर भाई समझा रहे हैं, जो हमारा नौजवान दोस्त अली अब्बास समझा रहा है, वो सिर्फ इतनी है कि जो कराची में रहता है, बसता है, वो कराची को ओन इस तरह, इस सेंस में करे कि तमाम तर इख्तलाफात को बालाए ताक रखे। जब कराची की बात हो तो सब एक आवाज होके इसके लिए, क्योंकि अगर सड़कें जो है वो ठीक हो जाएंगी तो उस पर किसी भी जबान का बोलने वाला है वो अपनी गाड़ी लेके चलेगा, तो वो उसको वही राहत मिलेगी जो किसी भी और जबान बोलने वाले को मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे अहम नुक्ता जो अली भाई ने वाजे किया कि अगर मेयर कराची को अच्छे माहौल, अच्छे इंतजामात के साथ फ्री हैंड दे दिया जाए और सियासी असर और रसूख कम कर दिया जाए तो कराची के तरक्याती काम जो हैं वो तेजी से हो जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। नए जज्बों, नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जा